अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बताता है और सेक्शन 10 to 30 है। उसके आज हम लास्ट के दो सेक्शंस डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है सेक्शन 29 और फिर 30। तो सेक्शन 29 बात करता है अनसर्टेन अग्रीमेंट्स के बारे में कि एग्रीमेंट्स अगर अनसर्टेन होंगे तो वो वॉइड होंगे। ये सेक्शन 29 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। यानी कि ऐसा अग्रीमेंट किया जाए जिसकी जो मीनिंग है, लैंग्वेज है, वो ही सर्टेन ना हो या फिर इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ को देखते हुए वो सर्टेन की जाए, मतलब हो सके फ्यूचर में ऐसा भी ना पता चल रहा हो, तो वो अग्रीमेंट्स वॉइड कहलाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी को कह देता है कि आप मुझे टन ऑफ ऑयल दे दें। ठीक है। जबकि बी जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल में डील करता है, यानी कि कोकोनट ऑयल में, एडिबल ऑयल्स में और आलमंड ऑयल में। जबकि ए उसे कहता है कि बस आप मुझे टन ऑफ ऑयल दे दें। तो ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये वॉइड है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो ही क्लियर नहीं है एक तरह से। तो ये भी अनसर्टेन है। उसने ये नहीं बताया कि आप उसे किस किस्म का ऑयल चाहिए, बस उसने ये कहा है कि मुझे टन ऑफ ऑयल दे दें। जबकि नेक्स्ट पार्टी जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल में डील करती है। ठीक है। और अगर ऐसा होता, ए जो है वो 1 टन ऑफ ऑयल जो मांग रहा है वो किसी स्पेसिफाइड कर देता, बता देता कि मुझे टन ऑफ ऑयल चाहिए, आलमंड ऑयल, तो फिर इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अग्रीमेंट हो रहा है, ये वैलिड ही कहलाएगा, ये वॉइड नहीं होगा क्योंकि ये सर्टेन है। ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 29 जो है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कहता है कि जो मीनिंग है एग्रीमेंट की वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ऑन इट्स फेस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा है कि वो उसे फ्रूट्स खरीदना चाहता है। ठीक है। और जो बी है वो तो अलग अलग किस्म के फ्रूट्स में डील करता है, उसके पास मतलब मैंगोज़ भी होते हैं, एप्पल्स भी होते हैं, बनानास भी होते हैं, लेकिन वो उसे कह देता है बस मुझे आपसे फ्रूट्स चाहिए, बताता नहीं है कौन से चाहिए। तो ये अग्रीमेंट भी अनसर्टेन है क्योंकि उसकी मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रही। तो इस तरह के कोई भी अग्रीमेंट्स जो अनसर्टेन हो और ना ही तो कैपेबल हों कि उन्हें अनसर्टेन किया जा सके बाय द इंटेंशन ऑफ पार्टीज़, तो वो अग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। सेकंड है वेजिंग अग्रीमेंट्स, जो कि सेक्शन 30 में बताए गए हैं कि अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट हो जो बाय वे ऑफ वेजर हो तो वो वॉइड होते हैं। एज अ लेमैन, वेजर का मतलब होता है बेट, किसी भी किस्म की शर्त लगाना। तो सेक्शन 30 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट किया जा रहा हो जिसमें शर्त लगाई जा रही हो तो वो अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। शर्त लगाने से मुराद ये है कि जो दोनों पार्टीज़ जिस अग्रीमेंट में हैं वो किसी किस्म का रिस्क ले रही हों। ठीक है। पहली बात यह है, such as a sum of money on an uncertain event in which the parties have no material interest other than mutual chances of gain or loss। यानी कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनका ये रिस्क हो कि उनमें से कोई एक पार्टी तो जीतेगी और दूसरी हारेगी लाजमी, गेन और लॉस उन्हें कोई ना कोई हो रहा हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं किसी से ये शर्त लगाती हूँ कि देख लेना कल बारिश होगी। ठीक है। पहली बात ये अनसर्टेन है क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में, ना जिससे मैं अग्रीमेंट कर रही हूँ, ना उसके हाथ में कि बारिश लेकर आए या ना लेकर आए। तो ये इवेंट जो होगा वो अनसर्टेन होगा। ठीक है। सेकेंडली, मैं उसे ये कहती हूँ कि अगर कल बारिश हुई तो मैं आपको 500 रुपीज़ दूँगी, अगर नहीं हुई तो वो मुझे देगा, ज़ाहिर है वो ये कहता है कि नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है हम दोनों यहाँ पर रिस्क की पोजीशन पे हैं। अगर कल बारिश हो जाती है, जो मैंने कहा है कि होगी, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी को लॉस हो रहा है और वो मुझे पैसे दे रहा है। ठीक है ना। और अगर कल नहीं होती तो मुझे देने पड़ेंगे। तो ये रिस्क में है हम दोनों पार्टीज़, और गेन और लॉस में है, और हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इसके कि स्टैक है, हम शर्त लगा रहे हैं। ठीक है। दस when two parties enter into an agreement upon the condition that the first party will pay a fixed sum of money to the second party on happening of an uncertain future event, and second party will pay the first party when the event doesn't happen, it is called a wedging agreement।
इस तरह के एग्रीमेंट को वेजिंग एग्रीमेंट कहते हैं, जहाँ पर दो पार्टीज होंगी, रिस्क की पोजीशन पर होगी, विनिंग और लॉजिंग पर, ठीक है, और वो भी अनसर्टेन इवेंट पर। जैसे मिसाल के तौर पे एक टीचर अपने स्टूडेंट को कहती है कि अगर आपने जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो मैं आपको ₹10,000 दूँगी, ठीक है, लेकिन अगर आप ना कर सके तो आप मुझे ₹5,000 देना। तो ये भी एग्रीमेंट एक वेजिंग एग्रीमेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि उसने शर्त लगाई है एक तरह से कि अगर आपने क्लियर कर लिया ये एग्ज़ाम, जुडिशरी का एग्ज़ाम, तो मैं आपको ₹10,000 दूँगी, लेकिन अगर नहीं किया तो आप मुझे ₹5,000 दोगे। इसका मतलब दोनों पार्टीज़ के पास मनी जा रही है, क्योंकि अगर उसने नहीं किया, अगर वो टेस्ट क्लियर नहीं किया तो लॉस किसे होगा, उसी को ही होगा, क्योंकि वो फिर पे करेगा। और अगर उसने क्लियर कर लिया तो जो टीचर जिसने वेज लगाई थी वो उसे देगी। और वेजिंग एग्रीमेंट अगर कोई हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वो सेक्शन 30 में बता दिया गया है कि इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट होगा जो एक कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं हो सकता, वो वाइड है, क्योंकि ये एक्सप्रेसली सेक्शन 30 में बता दिया गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो रहा हो जिसमें शर्त लगाई जा रही हो तो वो सेक्शन 30 में बता दिया है कि वॉइड होगा। और सेक्शन 30B में भी बताया है कि अगर उसमें किसी को नुकसान हो रहा है इस तरह के एग्रीमेंट में, तो वो कोई सूट भी फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है वो वॉइड है, तो फिर किसी भी तरह का उसके पास ये राइट नहीं है कि वो सू भी कर सके। ये 30B में भी बताया गया है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो वेजिंग एग्रीमेंट्स है उसके एसेंशियल्स क्या हैं, यानी कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं जो उसे वेजिंग करती हैं। जिसमें पहला है, इट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन एन अनसर्टेन इवेंट, कि इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए लाजमी। अगर दो बंदे कोई वेजिंग एग्रीमेंट कर रहे हों तो उन्हें पता ये नहीं पता कि जो जिस बारे में भी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं फ्यूचर इवेंट के बारे में वो होगा भी या नहीं, उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैंने बताई कि मैं ये एग्रीमेंट कर रही हूँ कि कल बारिश होगी, ठीक है, मैं ये शर्त लगाती हूँ कि कल बारिश होगी, देख लेना, अगर कल बारिश हुई तो तुम मुझे ₹1000 देना, अगर नहीं हुई तो मैं दूँगी, ठीक है ना। तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं बारिश लेकर आ जाऊँ या नहीं लेकर आ जाऊँ, मैं बस ऐसे ही शर्त लगा रही हूँ कि होगी, और सामने वाली पार्टी कहती नहीं होगी, देख लेना नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इवेंट है फ्यूचर इवेंट वो अनसर्टेन है, हमारे हाथ में नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो वेजिंग एग्रीमेंट का पहला मेन एसेंशियल ये है कि जो एग्रीमेंट हो रहा है वो किसी फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट हो, और सेकंड ये देयर इज़ अ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, और हम दोनों पार्टीज ही रिस्क में हो, हमें पता नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है फ्यूचर में वो इवेंट होगा या नहीं होगा, तो गेन या लॉस किसको होगा हमें पता नहीं है, दोनों एक ही पोजीशन पर हैं, तो वो वेजिंग एग्रीमेंट है। तीसरा, नीदर ऑफ द पार्टीज मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, मतलब कि कंट्रोल ना हो हमारा इसको काम को करने में, वही बात आ गई कि अनसर्टेन हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ किसी दूसरे को कि देख लेना कल मैं अपना ये सारा काम ख़त्म कर लूँगी, ठीक है, मैं शर्त लगाती हूँ, मैंने एक बुक रीड करनी है पूरी, एक दिन के अंदर अंदर कर लूँगी मैं, ठीक है, और सामने वाली पार्टी कहती देख लेना नहीं करोगे तुम, तो इस पर मेरा लेकिन कंट्रोल है, मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, इससे मेरा पूरा कंट्रोल है, तो ये वेजिंग एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। वेजिंग एग्रीमेंट वो होगा जो बिल्कुल अनसर्टेन हो, हमारे हाथ में है ही नहीं वो बात, हमें उसके बारे में पता हो ही ना कि वो होगा भी या नहीं होगा, कोई नेचुरल भी हो सकता है, कोई गेम भी हो सकता है। तो वेजिंग एग्रीमेंट्स का ये एक मेन एसेंशियल है। तीसरा ये कि मस्ट हैव नो अदर इंटरेस्ट अदर दैन द स्टैक, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ शर्त है, कोई और इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें। तो जो वेजिंग एग्रीमेंट है उसमें हमने बस ये है कि हम शर्त लगा रहे हैं किसी अनसर्टेन इवेंट की, इसमें गेन और लॉस का भी हमें पता नहीं है, हम दोनों एक ही पोजीशन पर खड़े हैं, तो वो वेजिंग एग्रीमेंट होता है। और जैसे सेक्शन 30A में बताया गया है कि एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वेजिंग एग्रीमेंट्स आर आल्सो वॉइड, कि अगर ऐसे एग्रीमेंट हो रहा है जो वेजिंग एग्रीमेंट की ही ट्रांसैक्शन से कोलैटरल हो तो वो भी वॉइड होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने बेट लगाई, ठीक है, क्रिकेट मैच की, जो मुझे पता है कि हमारी कंट्री में इलीगल है, अगर किसी क्रिकेट मैच पर आप किसी भी तरह की शर्त लगाते हो या सट्टाबाजी करते हो, है ना, तो वो शर्त लगाई मैंने और उसके लिए किसी से उधार लिए ₹10,000,
क्योंकि मैंने 10,000 रुपीज़ की शर्त लगाई थी कि पाकिस्तान इंडिया से जीत जाएगा, ठीक है। और अनसर्टेन इवेंट है, ज़ाहिर है, तो ये वेजिंग एग्रीमेंट तो था। और सामने वाला जिससे मैंने शर्त लगाई थी वो कहता था कि नहीं जीतेगा, तो हम दोनों यहाँ पर रिस्की पोजीशन पे थे। ये पूरा वेजिंग एग्रीमेंट था जो कि वॉइड है, ठीक है। सेक्शन 30 में मैं बता दिया। सेक्शन 30A में बता रहे हैं कि अगर उसी वेजिंग एग्रीमेंट से कोलैटरल कोई दूसरा भी एग्रीमेंट हो रहा है या कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो किस तरह वॉइड होगा। तो ये इस तरह होगा कि अगर मैंने उन पैसों के लिए जिसके लिए मैंने ये शर्त लगाई है क्रिकेट मैच की, वो किसी से उधार लेती हूँ, तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये तो एक तरह से अगर देखा जाए वैलिड है, मैंने किसी से पैसे उधार लिए है, लेकिन मैं वो जो एग्रीमेंट किया है वेजिंग एग्रीमेंट हार जाती हूँ, पाकिस्तान नहीं जीतता, ठीक है। तो जो मेरे पैसे मैंने उधार लिए थे 10,000 रुपीज़ मुझे देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बात होती है कि जिससे मैंने उधार लिए थे 10,000 रुपीज़, क्या वो क्लेम कर सकता है या नहीं। तो यही बात सेक्शन 30A में बताई गई है कि अगर कोई एग्रीमेंट कोलैटरल है वेजिंग एग्रीमेंट से तो वो भी वॉइड होगा, यानी कि वो बंदा मुझसे अब क्लेम नहीं कर सकता, कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकता कि मैंने इसे 10,000 रुपीज़ दिए थे, लोन दिया था, लेकिन ये मुझे वापस नहीं कर रहा। तो कोर्ट तो यही देखेगी कि जो उसने एग्रीमेंट में पैसे लगाए हैं अगर, तो वो था ही वॉइड अब इनिशियो था। तो उसके साथ अगर कोलैटरल कोई और भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी वॉइड ही कहलाएगा और उसके लिए कोई सूट फाइल नहीं कर सकता और ना वो पैसे वापस देगा उसे, क्योंकि उसे पता है कि ये एग्रीमेंट ही वॉइड था, ठीक है। आई होप आपको वेजिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन, उसके एसेंशियल्स और उसका इम्पैक्ट समझ आ गया होगा। लेट्स डिस्कस एक्सेप्शंस ऑफ वेजिंग एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि जो ये 4 एग्रीमेंट्स हैं अगर, तो वो वेजिंग एग्रीमेंट नहीं कहलाएंगे। जिनमें सबसे पहला है कॉम्पिटिशन्स इन्वॉल्विंग स्किल्स। ये सेक्शन 30 की एक्सेप्शंस बताई गई हैं कि अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें स्किल्स पर हो तो वो वेजिंग एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पेंटिंग करने का कंपटीशन हो रहा है और उस पर कोई उसे अवार्ड दिया जा रहा है या पैसे दिए जाएंगे जो जीतेगा, तो ये वेजिंग एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। सेकेंडली है हॉर्स रेसिंग कॉम्पिटिशन्स, कि अगर घोड़ों की जो रेस होती है उस पर अगर लगाया जा रहा है, पैसे लगाए जा रहे हैं या उसके जीतने या हारने पर, तो वो भी वेजिंग एग्रीमेंट नहीं है, इसमें बताया गया है। और इसमें तो ये भी लिखा गया है जो सेक्शन 30 के एक्सेप्शंस में कि अगर वो जो अमाउंट लगा रहे हैं उसके लिए कि हॉर्स रेसिंग के लिए वो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्शन में लिखा गया है, तो फिर वो वेजिंग एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। थर्डली है, इसमें बताया गया है सेक्शन 30 में कि एक्सेप्शन है कि सेक्शन 294A जो पाकिस्तान पेनल कोड का है वो यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा, जो कि कहता है कि अगर कोई भी लॉटरी ऑफिस रखा जा रहा है तो वो वेजिंग एग्रीमेंट में ही आएगा। लेकिन अगर कोई स्टेट अपना लॉटरी ऑफिस बना रही है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोई लॉटरी ऑफिस खोल रहे हैं तो वो वेजिंग एग्रीमेंट में नहीं आएंगे, वो इसकी एक्सेप्शन है। ये सेक्शन 294A में बताया गया है। और इसके साथ साथ पनिशमेंट भी बताई गई है कि अगर कोई भी इस तरह का लॉटरी ऑफिस रखता है जो या एक से ज़्यादा बंदे मिलकर, तो उनकी पनिशमेंट 5 मंथ से ऊपर भी जा सकती है और साथ साथ उन्हें फ़ाइन भी देनी होगी। तो ये इसकी पनिशमेंट है 294A में बताई गई है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई स्टेट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ही अगर लॉटरी ऑफिस रख रही है तो वो वेजिंग एग्रीमेंट में नहीं आएगा। फोर्थली है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम होता है, बस थोड़ी सी बात टेक्निकली चेंज है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी ये होता है 2 पार्टीज़ होती हैं, गेन और लॉस पर होता है एक तरह से, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी से एग्रीमेंट कर रही होती है कि अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होता है, वो भी इंश्योरेंस में अनसर्टेन इवेंट होता है ना, कि अगर वो हो गया तो वो क्लेम कर सकता है, नहीं हुआ तो नहीं कर सकता। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि हमने जिस तरह से एसेंशियल में पढ़ा, वेजिंग एग्रीमेंट्स में कोई और उनका, यहाँ जैसे हमने पढ़ा था कि मस्ट हैव नो अदर इंटरेस्ट अदर दैन द स्टेक। वेजिंग एग्रीमेंट में उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या होता है, शर्त लगा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें एक लीगल राइट होता है, जो बंदा इंश्योरेंस करवा रहा है उसका एक लीगल राइट है कि अगर उसके पास कल को अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होता है तो लास्ट में उसे वो पे करे और क्लेम उसका आ जाता है, ठीक है। और ये वैलिड होते हैं।
और जबकि वेजिंग एग्रीमेंट है वो वॉइड भी होते हैं और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब था वेजिंग एग्रीमेंट्स का, क्या वेजिंग एग्रीमेंट्स की डेफिनेशन, इफेक्ट्स और एसेंशियल्स और द एक्सेप्शंस ऑफ वेजिंग एग्रीमेंट्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।